Hi friends, does your focus is not compatible to your work, or you have the lack of focus on the reading, or your reading is not compatible according to your work? So, this is Aditi here, your host at Queen's English. You know me very well, and here I'm telling you some tips that you can maintain your reading efficiency fast. So, let's begin with it now. Go it. So here it is, I'm telling you how to maintain the focus. देखिए अब एक चीज़ है ना कि आप रीडिंग तो करते ही हैं, लेकिन उसमें अगर आपका कोई फोकस नहीं है, आपका कहीं पे एक निशाना नहीं है, यू कैन नॉट मेंटेन अप द रीडिंग, यू कैन नॉट मेंटेन अप द रीडिंग स्किल. अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप रीडिंग में बहुत सारे तरीके को यूज़ कर सकते हैं. मैंने सिविल ऑफ द टिप्स मैंने बताया आपको, स्पेसिफिक पॉइंट्स बताए कि आप कई कई तरीक़ों से इंग्लिश को सीख सकते हैं और रीड कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें बुक्स नहीं पसंद है या हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं पसंद है तो हम कार्टून सीरीज़ देख सकते हैं, उससे इंजॉय कर सकते हैं. और कार्टून सीरीज़ में आप सब टाइटल्स ऑन कर लीजिए, उसके बाद यू कैन इंजॉय अप योर स्किल ऑफ रीडिंग. सो अब आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले आपको अपनी रीडिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, here I'm going to telling you some new tips that you have or that you can maintain the efficiency of reading. So here we go. First, the thing is needed to maintain in the reading is the time taken, and the second thing is the matter understanding, subject matter, the content, the factual information given over there. देखिए अब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि रीडिंग को एक मेंटेन करके चलते हैं कि दे ऑल्सो टुक द रीडिंग ऑन द डिसिप्लिन पार्ट. एक्चुअली दिस इज गुड. यू हैव टू मेंटेन योर स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू योर वर्क एंड इट डिसिप्लिन्स यू एक्चुअली. मैं आपको ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि जब भी आप कभी कोई काम करिए, हाँ मेरी एक टिप रह गई थी, मैं आपको इसमें टिप देती हूँ कि जब भी आप कोई भी काम करिए, कोई भी वर्क करिए, आपका डिसिप्लिन, आपका टाइम टेबल मेंटेन होना चाहिए. यानी कि आपको अगर अपने आप को डिसिप्लिन करना है तो आप छोटी छोटी चीज़ों से भी शुरू कर सकते हैं. यानी कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द हेल्दी मॉर्निंग रूटीन एंड टिल यू आर टेकिंग द रिलैक्सेशन एट नाइट. आप इस तरीके से भी अपने मॉर्निंग शेड्यूल को, और किस तरीके से आपको नाइट में आप स्लीप्स आवर्स को लेते हैं, इस तरीके से भी आप अपना टाइम को फिक्स कर सकते हैं, टाइम टेबल को फिक्स कर सकते हैं. मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हमें फिक्स आवर्स सिर्फ स्टडिंग में ही रखना चाहिए. हमारे फिक्स आवर्स कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी होना चाहिए, जो उसमें कि हमें खाली स्कूल से पार्टिसिपेशन या कॉलेज से पार्टिसिपेशन ही ज़रूरी नहीं है. वी हैव टू पार्टिसिपेट फ्रॉम आवर ओन साइड. हम घर पे भी कर सकते हैं, कुछ गेम्स खेल सकते हैं, कुछ फन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं थ्रू विच वी कैन लर्न अ लॉट. अब मैं इसमें आपको नेक्स्ट में भी बताना चाहूँगी कि रीडिंग एफिशिएंसी में मैंने जैसे कि आपको बताया कि टाइम टेकन, तो टाइम सबसे पहला हमारा डिसिप्लिन को मेंटेन रखता है. दूसरी चीज़ हमारी जो होती है वो मैटर अंडरस्टैंडिंग होती है. तो मैं आपसे कहना चाहूँगी दैट यू इफ़ यू वांट टू मेंटेन योर रीडिंग एफिशिएंसी यू हैव टू फोकस मोर ऑन द सब्जेक्ट मैटर. सबसे ज़्यादा आपको सब्जेक्ट मैटर कंटेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है. आप अगर टाइम सेट करके चलेंगे कि मुझे 1 घंटे में ये चीज़ पढ़नी, मुझे 1 घंटे में ये चीज़ फिनिश करनी है, यू कैन नॉट लर्न फ्रॉम देयर एंड द अंडरस्टैंडिंग इज़ टोटली 0%. अगर आपको अपनी रीडिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप चाहे एक पैराग्राफ अगर आपको 1 घंटे भी लग रहे हैं तब भी आप उसे रीड करिए. अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इस समय कोई बुक जैसे पढ़ती हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो वापस से मैं उस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हूँ. क्योंकि मैं रीडिंग एफिशिएंसी को फिर से दोबारा से उसी तरीके से साइकिल में लाना चाहती हूँ. इफ़ यू वांट टू मेक योरसेल्फ, if you want to fit under yourself in a cycle, you should have to work like this. आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप डिटेल्ड फ्रेजेस में जाइए. चीज़ों को सबसे पहले बड़े बड़े सेंटेंस से याद करने की कोशिश मत करिए. छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे लाइंस और उनसे याद करने की कोशिश करिए. जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लो
उसके बाद उस पैराग्राफ्स में जितनी भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं आप उसे वर्ड और मीनिंग निकाल सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि बहुत लोगों को सबसे ज़्यादा छोटी मोटी चीज़ों में ही प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमारा ओवर हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, दा हो गया। ये चीज़ें भी अगर हमें समझ में नहीं आती हैं, यानी कि अगर हमें इसकी भी हिंदी नहीं पता है, we cannot be able to apply in any situation or in any sentence. We are not able to apply that. अगर आपको उसकी भी मीनिंग नहीं पता है तो आपको हमेशा से प्रॉब्लम होगी कि मुझे ओवर कहाँ यूज़ करना, अंडर कहाँ यूज़ करना, बीनीथ कहाँ यूज़ करना, बिसाइड कहाँ यूज़ करना है। तो अलग अलग प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस मुझे कब और किस जगह पे यूज़ करने हैं, इसका भी यूसेज हमें पता नहीं होता है। मतलब ये कि जब भी हम किसी चीज़ को यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज बाय अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंस वी फिट टू दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको हर एक वर्ड की मीनिंग पता है, प्रॉपर मीनिंग पता है, तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी उस वर्ड को सेंटेंस के अंदर फिट करने में। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप कभी सर्च करिए तो अपनी कोई पर्टिकुलर डिक्शनरी हो या आप कहीं से भी सर्च करते हो तो आप सबसे पहले छोटे छोटे वर्ड से ही शुरू करिए, एक एक लाइन से ही शुरू करिए। दिस वन सिंगल लाइन makes you to understand the whole paragraph. So मैं यही कहना चाहूँगी कि टाइम फिक्स मत करिए। अगर आप 1 महीने तक या 21 डेज़ का चैलेंज लेके चल रहे हैं तो आप सबसे पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही शुरुआत करेंगे, यानी कि आप पहले वर्ड्स में आएंगे, फिर फ्रेजेस में आएंगे, फिर सेंटेंस में मूव करेंगे एंड देन यू मूव टू पैराग्राफ्स। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस बना लेंगे इस चीज़ को, आफ्टर यू मेक इट अ प्रैक्टिस यू कैन फॉर्म द सेंटेंस एंड यू कैन मेक द सेंटेंसेस ऑन योर ओन. So it is definite sure that you can able to experiment on yourself. आप इसको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इसे देख सकते हैं कि ये किस तरीके से हेल्प करेगा. And when I was a kid, I used to analyze myself over these tricks and over these strategies. And I have found myself that it is very useful to me, and also have applied to many students, and it also useful for them too. So मैं आपको इसी में कुछ टिप देना चाहूँगी कि आप इसी तरीके से अगर आप सीखेंगे, करेंगे, सो यू आर एबल टू डू इट इन अ गो. आप इससे अच्छी तरीके से चीज़ें कर पाएंगे और इसी तरीके से आपको कोई भी बाद में पैराग्राफ रीड करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी. जैसा कि मैंने बताया कि टाइम टेकन, तो टाइम की टेंशन मत लीजिए, मैटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए. एक दिन अगर आपको 1 घंटे लग रहे हैं 2 सेंटेंस को समझने में, रीड करने में, नो प्रॉब्लम. गिव योर टाइम एज मच एज यू कैन. 21 डेज के अंदर आप धीरे धीरे करके जब मूव करेंगे, द नेक्स्ट यू मूव टू द सेंटेंस formation, means you understood the grammatical construction of the sentence and the enhancement of the vocabulary. The more and more words are supplemented within you. जितना ज़्यादा आपके अंदर वर्ड्स का सप्लीमेंटेशन होगा, जितना ज़्यादा आपको वर्ड्स के फॉर्म पता होंगे, यू कैन मेक अ कंपाउंड ऑफ द सेंटेंसेस फ्रॉम देयर. सो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अगर इफ़ यू वांट टू बिकम एन इफेक्टिव रीडर, you should have to apply this, that you have to understand the matter first. Then second thing is, I want to discuss with you that if you want to make yourself an intensive reader, you should have to maintain your comprehensive level of reading. Means you have to comprehend, or when you read, the more you read, the more you become comprehend to the phrases and sentences, and more you learn about the vocabularies, how to maintain the sentences, how to fit to the sentences, how we can react to the situation, how the situation overcomes to me, and when I have to answer for that, in which form I have to answer for that,
कैसा सिचुएशन में किस तरीके से हमें आंसर देना है, बैड देना है, राइट देना है, करेक्ट देना है, सही देना है, कैसा देना है, इट्स अप टू यू, इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू एंड इट्स चॉइस इज योर्स कि आप इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपके अंदर जो कॉम्प्रिहेंसिव लेवल आएगा, यानी कि आप किसी भी मैटर को जब भी पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे किस तरीके से कौन से वर्ड को यूज़ करना है और कहाँ पे अप्लाई करना है। तो आप अगर मेरी ट्रिक को अपना के देखते हैं तो इट्स वेरी यूज़फुल बिकॉज आई हैव अप्लाइड ऑन मैनी, और उसमें काफ़ी लोगों की ये मदद कर चुका है। बहुत लोग इससे यूज़फुल हुए हैं, इस रीडिंग स्किल से काफ़ी लोगों को बहुत डेवलपमेंट आया है रीडिंग में। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप इस तरीके से जब रीडिंग इन्हांस करेंगे you can become an effective reader. So, and the third thing is that when you read more and more, the most of the people they forgot about the pauses. This is my experience that when I have heard from any student to read any paragraph or something, they do not take any pause in what, in full stop, in exclamation marks, in everything, in question marks, they do not take any pause. But punctuation is actually a pause, punctuative punches. It means that the sentences is going to push you on what, to make a pause, to make a rhythm pause. Means if you go for a rhythmic thing, if you go for the rhythmic learning, you should have to take a pause over there so that the next level of learning or the next level of reading would become more and more efficient and good to the ऑडियंस। अब जैसे कि मैं आपसे बोल रही हूँ और अगर उसके बाद सामने कोई मुझे सुन रहा है, या जैसे आप कहीं बोल रहे हो और सामने आपके कोई बैठा सुन रहा है, तो वो ये पसंद करेगा कि आप चीज़ों को पॉज लेके रीड करिए या पॉज लेके बोलिए। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को पॉज लेके नहीं बोलते हैं, अगर आप कंटिन्यूसली बोलेंगे तो इट विल बिकम बोरिंग एंड इट मेक्स यू ग्लूम एज वेल। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब भी कभी बोलिए तो पंचुएशंस को हमेशा फॉलो करिए, बिकॉज पंचुएशंस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज फाउंडेशन. So you have to follow the punctuations. Then fourth thing is that you should have to maintain the pitches. पिचेस किस तरह से आपको मेंटेन करनी है? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप मुझे भी देख रहे हैं, कभी मैं आपसे जब बात करती हूँ आई मेंटेन अ वेरी हाई पिच, देन आई गो टू अ स्लो पिच. मैं आपको चीज़ समझाती हूँ, स्लो में आ जाती हूँ, कोई चीज़ बताने लगती हूँ, हाई में आ जाती हूँ. उसी तरीके से आपको भी करना है. रीडिंग में भी आपको एक एफिशिएंसी मेंटेन रखनी है. कैसे लोग करते हैं कि जब भी कभी रीडिंग करते हैं तो वो एक कंटिन्यूअस वे में हर एक पैराग्राफ को एक ही तरीके से रीड करने की कोशिश करते हैं. यानी कि अगर कोई इंसान जैसे कि कन्वर्सेशंस वाले हमारे टॉपिक्स हैं, और कन्वर्सेशंस वाले टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा ये होता है कि अगर एक इंसान कुछ अलग तरीके से बोल रहा है तो जो दूसरा पर्सन है दैट स्पीक्स इन अ वेरी डिफरेंट वे एंड इट ऑल्सो मेक्स एन इंटेरोगेशंस. तो जब भी हम कोई इंटेरोगेशंस की बात करें या फिर हमारा कॉमा हो गया तो उसमें हमको हमेशा एक हाई पिच और लो पिच को मेंटेन रखना पड़ता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लैंग्वेज. So you have to maintain these 4 points, and these 4 points makes you an able and effective reader. So if you like my video, please like and comment. Your comments are totally welcomed here, and I just feel very pleased to mention all your comments in the comment section box. तो मैं आपके जितने भी कमेंट्स होंगे उसका जवाब देना बहुत अच्छा समझूंगी, बहुत मुझे अच्छा लगेगा, बहुत मैं ग्रेटफुल होंगी. और सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ गेट अ शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट अ क्लू ऑफ दिस. एंड थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स. हैव अ नाइस डे.